हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद उदित सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 13, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है। और आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है अक्टूबर में। तो उस एग्ज़ाम के लिए और आने वाले पंजाब के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सीरीज़ है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें जीके आएगी, उन सभी के लिए जो सीरीज़ है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके मैं ऑलरेडी 12 वीडियोस जो 12 सेट है वो डिस्कस कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने उसकी क्रिएट करी हुई है। तो एज आई ऑलवेज से, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आई डी, यू कैन फॉलो मी हेयर। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। So let's start. The first question for today is, whom did Lord Minto send to Ranjit Singh to make a peace immediate before the Treaty of Amritsar? देखो यहाँ पे क्या है, अमृतसर की जो ट्रीटी है वो साइन हुई हुई थी किसके बीच में? रंजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब उस जिस जिस टाइम पे ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो भारत में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मिंटो वन। ठीक है, एक टू भी हैं, पर अभी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ लॉर्ड मिंटो वन। तो ये तो उस टाइम वाइसरॉय थे। बट इस ट्रीटी पे साइन किसके हुए थे? उस पर्सन के हुए थे जिसको और क्या बोला जाता है? द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया और लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, ये हम लोग किसको रेफर करते हैं? ये हम रेफर करते हैं चार्ल्स मेटकेफे को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू द तीन कठिया सिस्टम? तो एक बहुत ही ज़्यादा इजी बेसिक क्वेश्चन सा इसे बोलूँगा मैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखो, सी ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह। तो देखो मैं आपको पहले बैकग्राउंड बताता हूँ। 1916 में एक सेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, जिसको क्या बोलते हैं? लखनऊ सेशन बोलते हैं। इस लखनऊ सेशन को अटेंड करने मोहनदास करमचंद गांधी जी जाते हैं। यहीं पे उनको एक पर्सन होता है जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। ये जो थे राजकुमार शुक्ला, ये बेसिकली गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चंपारण आए, क्योंकि चंपारण में जो पीजेंट्स थे वो किससे सफ़र कर रहे थे? वो सफ़र कर रहे थे तीन खटिया जैसे सिस्टम से। अब तीन खटिया सिस्टम में था क्या कि अगर मान लो लैंड 20 पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसमें से जो तीन पार्ट्स होंगे उस पर किसानों को क्या ग्रो करनी पड़ेगी? उस पर किसानों को ग्रो करनी पड़ेगी इंडिगो। ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, जो जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कर दी थी सिंथेटिक डाई। क्या इंट्रोड्यूस कर दी थी जर्मनी ने? जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कर दी थी सिंथेटिक डाई। तो उससे क्या हुआ, जो वहाँ पे प्लांटर्स थे ना, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उनको था कि हम किसी तरीके से जो अपना प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर दें। तो उन्होंने अपने मन चाहे जो हैं टैक्सेस वसूलने स्टार्ट कर दिए पीजेंट से, जिससे पीजेंट्स को बहुत दिक्कत थी। और इसके अलावा जो ये तीन कटिया सिस्टम में जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली तीन पार्ट्स में इंडिगो ग्रो करने के लिए बोलते थे किसान को। और इंडिगो जो फसल है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी किसान के लिए। ठीक है। तो इसीलिए किसान इस बात का विरोध करता था, और गांधी जी ने वहाँ जाकर जो चंपारण सत्याग्रह किया था, बेसिकली उसमें उन्होंने इसी तीन कटिया सिस्टम का विरोध किया था। ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि जो चंपारण सत्याग्रह है, इसको बोला जाता है द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी। क्या बोलते हैं इसे? द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है इसको, जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया सभी को? ओके। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह किसे रिलेट करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। खेड़ा सत्याग्रह है, ये भी गांधी जी से रिलेट करता है। ये बात है 1918 की, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मुंडा रेबिलियन 1899 में बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा के बारे में सुना होगा आपने। विलोर म्यूटिनी 1806, इसको वाइट म्यूटिनी भी बोलते हैं, याद रख लेना, इसको वाइट म्यूटिनी भी बोलते हैं। संथाल रेबिलियन 1855, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या है? 1870। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चुआर रेबिलियन। ठीक है। अब चुआर रेबिलियन, जिसको या फिर चुआर रिवोल्ट भी बोलते हैं, इसको और क्या बोला जाता है? जंगल महल मूवमेंट भी बोलते हैं। और ये जो इवेंट हुए थे, ये जो मूवमेंट हुआ था, ये साल 1767 से लेके 1809 के बीच में था। और बेसिकली किसको इन्वॉल्व करता था? जो ट्राइबल इनहेबिटेंट्स थे, कहाँ के? मिदनापुर के, बांकुरा और मानभूम
और ये लोग किसके अगेंस्ट थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे देख लो, भूमजी रेबिलियन लेड बाय गंगा नारायण सिंह अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1832 से 33, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सीरीज ऑफ चुआर रेबिलियन। यानी कि इसको भी हम लोग किस में काउंट करते हैं? जो ये भूमजी रेबिलियन है इसको भी हम किस में काउंट करते हैं? चुआर रेबिलियन में ही काउंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द ब्रिटिश हैड कॉल्ड इट गंगा नारायण हंगामा, क्योंकि देखो यहाँ पे भूमजी रेबिलियन को लीड कौन कर रहा था? गंगा नारायण सिंह लीड करे थे ना, तो अंग्रेज इसे क्या बोलते थे? गंगा नारायण हंगामा। और हिस्टोरियन इसको इसी को क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन इसे चुआर रेबिलियन के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भूमजी रेबिलियन था वॉर किससे वो किसके अंडर हम लोग गिनते हैं उसे? हिस्टोरियन जो है हमारे चुआर रेबिलियन के अंडर। ठीक है, और इवेंट कब क्या है? 1767, 1809 और 1832-33। इन दोनों चीज़ों को देख लो, आप दोनों ईयर्स को देखो, ये डी ऑप्शन के साथ हमारे मैच नहीं कर रहे। ये साल 1870 लिखा हुआ है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या लिखा हुआ है? 1832-33, और एक लिखा हुआ है 1767 to 1809। तो ये तो हो गया हमारा रॉन्ग। ओके, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी एक्स्ट्रा, आई होप आपके लिए वो काम की हो। सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च, इट वॉज इनिशिएटेड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, गांधी जी ने इसे इनिशिएट किया था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया गया था 12th ऑफ मार्च को, और ये कब ख़त्म हुई थी? 6 अप्रैल को। गांधी जी अपने आश्रम से बोला जाता है कि लगभग जो हैं 78 फॉलोअर्स के साथ चले थे, और उन्होंने 375 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, और डांडी पहुंच के उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। क्लियर हो गया? डांडी जाके किया था ना, इसलिए इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वो टाइम था जब गांधी एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे पूरी दुनिया में। चौरी चौरा इंसिडेंट, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ इसे मैं। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसमें पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है, और वायलेंस के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज टू कॉल हिमसेल्फ एज अ बंगाल टाइगर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1798 में ये बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट किया था क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था सब्सिडरी अलायंस। क्या शुरू किया था इन्होंने? सब्सिडरी अलायंस। और फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था वो थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओपन मार्केट ऑपरेशन हम सब जानते हैं आरबीआई करती होती है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करता है? गिल्ट एज्ड मार्केट्स में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा, ये जो गिल्ट एज्ड जो मार्केट है इसमें क्या होता है? बेसिकली जो गिल्ट एज्ड मार्केट होती है, इट इज़ अ मार्केट फॉर गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। दीज आर हाई क्वालिटी डेप्ट सिक्योरिटीज विद, just a second, these are high quality debt securities with very high credit worthiness issued by corporates or governments, and hence they are named such. The probability of the organization defaulting on interest and principal prepayment is very low. यानी कि देखो सिंपल है, इसको कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट इशू करते हैं, और इनकी क्रेडिट वर्थिनेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन इनको इशू कर रहे हैं वो ये मतलब जो इशू कर रहे हैं वो इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट कर जाए, या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने ली होती है इन सिक्योरिटीज़ को इशू करने के टाइम पे उससे वो डिफॉल्ट कर जाए, इसके चांसेस बहुत लो होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्ट टू एस्टैब्लिश इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है? IRDA रेगुलेट करता है, और इसको बनाया गया था IRDA एक्ट 1999 में। किसकी रिकमेंडेशन से? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ओके। तो IRDA एक्ट 1999 में पास होता है, और उसके बाद बनाई जाती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट IRDA इज अ स्टैचुरी बॉडी, it is a statutory body,
वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड आफ्टर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक स्टैचुरी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा आज का एसडीआर के ऊपर है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब देखो एसडीआर क्या होता है, एसडीआर जो है बेसिकली 5 करेंसीज जो होती हैं उनको मिला के एसडीआर बनता है। वो 5 करेंसीज कौन कौन सी होती हैं, तो अगर मैं देखूं वो 5 करेंसी होती है, एक होती है यूएस डॉलर, एक होती है चाइनीज़ रैन बिम्बी, चाइनीज़ रैनबिम्बी, एक होती है जैपनीज़ येन, एक होती है यूरो और एक होती है पाउंड। तो इन 5 करेंसीज को मिला के हम लोग एसडीआर बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एस डी आर इंटरेस्ट बेयरिंग रिजर्व एसेट्स, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है एस डी आर कैन नॉट बी इशूड यूज डायरेक्टली टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंक्रीज इन होल्डिंग्स ऑफ एस डी आर बाय अ कंट्री इंक्रीजेज द वोटिंग पावर ऑफ द कंट्री इन IMF, बिल्कुल सही है। जितने एस डी आर ज़्यादा होंगे उतनी उस कंट्री, वो जो कंट्री है उनकी उनकी उसकी जो वोट की वैल्यू होगी वो IMF में बढ़ जाएगी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन से आंसर क्या है, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनटेक ऑफ द कैलोरीज। यहाँ पर 2 कमेटीज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, एक है अलग कमेटी और एक है रंगाराजन कमेटी। दोनों ही पॉवर्टी के बेसिस पे मतलब दोनों ही पॉवर्टी को मेजर करती है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक। अलग कमेटी ये बोलती है कि अगर अर्बन एरियाज़ में लोग 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं, और रूरल एरियाज़ में अगर वो इस 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में कैलोरीज कम है, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे लोग फिजिकल वर्क कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन इन द रूरल एरियाज़। और रंगाराजन कमेटी ने इन्होंने जो मेजर किया पॉवर्टी को ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक, इन्होंने बोला अगर रूरल एरियाज़ में इतनी कैलोरी से यानी कि 2155 कैलोरी से कम है तो पॉवर्टी की कैटेगरी में, और अर्बन एरियाज़ के लिए उन्होंने बोला अगर इतनी कैलोरी से कम है तो वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आता है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। एक क्विक वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी रिवीजन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, डिसलाइक कर रहे हैं तो उसका रीज़न मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को की घंटी को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी नोट के साथ आई एंड द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।